अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ा ज़बरदस्त सनी डे है, रात बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और शो है चाय का। लास्ट वीक हमने जिस पे डिस्कशन की थी वो तो स्टूडेंट गॉसिप टू एम्पावरमेंट। वेरी गुड फीडबैक कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल। This week we have rounded off our discussion with the teachers, faculty members from higher educational institutes, FAST, SSK, SIT, Air University. फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, चेयरमैन हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन उनका ये है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब हैं फ्रॉम एस एस के एस आई टी, हु इज़ चेयरमैन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज और औरिक के डायरेक्टर भी। डॉक्टर महरीन आलम साहिबा, शी इज़ अ सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर एट फास्ट और कोच हैं, मेंटोर हैं। एंड फाइनली वी हैव डॉक्टर सैयद उस्मान साहब, जो प्रोग्राम लीड हैं एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, डाटा साइंसेस को देखते हैं। तो डिस्कशन जो है वो हम फ्रेम करेंगे दो की पॉइंट्स के अराउंड। वन इज द फैकल्टी वर्कलोड एंड द सेकंड वन इज द कंपनसेशन। वर्कलोड हमें लगता है कि ज़्यादा है, मैनेजमेंट को लगता है कि कम है। तो एक तो इस पर डिस्कशन करनी है हम, और दूसरा ये है कि कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड हो रही है या नहीं हो रही है। और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। तो व्हाट आर द की इश्यूज के हम कंपनसेशन को सही कर सकते हैं या उसे हम ठीक नहीं कर सकते, या हमें क्या करना चाहिए, एकेडेमिया के साथ हमें इंडस्ट्री को लेकर चलना चाहिए, कोई अपना काम करना चाहिए। वी ऑल नो दैट टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन, बट इशू ये आ रहा है कि अभी वी हैव फैमिलीज टू फीड। तो इसी हवाले से आज डिस्कशन होगी। लेट्स मूव ऑन टू द डिस्कशन। Assalamu alaikum everyone. This is Ali Pirzada. Welcome to a very next exciting episode of Chai Gap, which is a presentation of Not So Formal Show. स्टार्ट में थोड़ी आइस ब्रेकिंग कर लेते हैं। स्टार्ट मैं खुद से करता हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहिबान जो हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। तो मेरे पास दो मास्टर्स की डिग्रीज हैं, एम एस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एम एस कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एट द मोमेंट आई एम सीनियर फैकल्टी मेंबर एट एयर यूनिवर्सिटी क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट। और मेरे पास दो तीन यूनिवर्सिटीज़ का प्रायर एक्सपीरियंस भी है। अदरवाइज थोड़ा सा अपना काम भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। ये जो पॉडकास्ट हैं ये हमने स्टार्ट किए 3-4 महीने पहले फ्रॉम एयर यूनिवर्सिटी। वन ऑन वन सेशंस थे, पॉडकास्ट स्टूडेंट्स को हम एक प्लेटफॉर्म देते थे। बट ग्रेजुअली मुझे लगा कि ये जो पॉडकास्ट है ये एयर यूनिवर्सिटी या किसी भी डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूट से थोड़ा ऊपर इसे लेकर जाना चाहिए। थैंक्स टू डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ही इज़ वन ऑफ माई मेंटर्स। तो डॉक्टर साहब के साथ हमने जब पॉडकास्ट किया तो डॉक्टर साहब गेव द आइडिया कि हम पैनल डिस्कशंस की तरफ क्यों नहीं आते, और इसका नाम इन्होंने डॉक्टर साहब ने ही रखा चाय गप के नाम से। तो आज उसका सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में हमने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन की थी कि स्टूडेंट्स अपनी गॉसिप्स को एम्पावर कैसे कर सकते हैं टुवर्ड्स आइडिया क्रिएशंस। आज हम स्टूडेंट्स से मूव करके टीचर्स की तरफ आ गए हैं, फैकल्टी मेंबर्स की तरफ। तो दिस वाज माय शॉर्ट इंट्रो। लेट्स कंटिन्यू विद द आइस ब्रेकिंग सेशन, और डॉक्टर महरीन आलिम साहब की तरफ चलते हैं जिनका ताल्लुक फास्ट से है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आपने कहा कि माय नेम इज डॉक्टर मेरीन आलम। आई एम हियर इन फास्ट सिंस 2007 and I have my master's and my bachelor's and my PhD all are in computer sciences। और मेरी लम्स और फास्ट की डिग्रीज हैं। और मेरा एकेडेमिया से ताल्लुक आप देख रहे हैं फॉर द पास्ट 15 years प्लस मेरा है। सो डिफरेंट कैपेसिटीज में मैं सर्व करती रही हूँ, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, अंडर ग्रेड लेवल पे वेरियस कोर्सेज वगैरह हम लोगों ने मैंने कराए भी हैं। और ये कि रिसर्च में ये कि हम लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पे काम करती रही हूँ। आजकल जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का और डीप लर्निंग का बहुत ज़्यादा बूम है। सो मेरा जो एरिया है वो ये बनता है। और फॉर लेमैन जो चैट जीपीटी टाइप रिलेटेड जो सिस्टम्स हैं उनके साथ हमारा रिसर्च का और जो कोर्सेज हैं वो भी मेरे उससे रिलेटेड आजकल के जो हैं कटिंग एज वो हम लोग करा रहे हैं। बाकी है कि आई प्रेजेंटेड एट वेरियस इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉन्फ्रेंसेज एज वेल। यूएस में, कनाडा में अपना काम मैं प्रेजेंट कर चुकी हुई हूँ। और मेरी जो अभी भी करंट जो रिसर्च है वो मेरी इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स के साथ है। सो एक जो मेरा ग्रुप है बड़ा हमारा मजे का बना हुआ है। एक हमारी अल्बेनियन है, एक हमारे कनेडियन है, एक हमारे ब्रिटिश है, एक हमारे न्यूजीलैंड से है। सो वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग टीम, क्रॉस कल्चरल, क्रॉस कॉन्टिनेंट हमारा
जो है वो एक काम चल रहा है। एंड देन फास्ट से मैंने एक लैब भी स्टार्ट की हुई है उर्दू एक्स के नाम से। सो मोटिवेशन ये थी कि जब मैंने काम स्टार्ट किया तो पीएचडी का काम तो मैंने उर्दू में काम शुरू किया, और उससे पहले शायद मैं इतनी ज्यादा पेट्रियाटिक और इतनी ज्यादा लैंग्वेज को भी शायद इतना नहीं मेरी एसोसिएशन थी जितनी कि मुझे काम करने के बाद हुई। तो मैंने उर्दू में बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया, एंड देन स्टार्ट उर्दू से किया, लेकिन वी एक्चुअली काफी ज्यादा हमने ब्रॉड डोमेन्स में अब हमने काम करना शुरू कर दिया है। हमने लीगल डोमेन में हम लोग काम कर रहे हैं, वी वर्किंग फॉर यू नो ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हम लोगों की हैं उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम डाइवर्सिटी इंक्लूजन के ऊपर काम कर रहे हैं। सो हमने काफी वैरायटी पे इसको डाइवर्सिफाई किया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Grateful, much loads of experience. Dr. Usman Saab, Dr. Syed Usman Saab, please. अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। आपसे और डॉक्टर उमर से तो पहले मुलाकात है, आपसे तो डेली होती मुलाकात। डॉक्टर महरीन से ये फर्स्ट टाइम है। नाइस मीटिंग यू डॉक्टर महरीन। I have my master's in computer engineering from EME College NAST, followed by my PhD in computer engineering from Bahrain University. I started as a teaching assistant in EME College NAST, where I conducted multiple labs of 7th and 8th semester for BS Computer Engineering. Then I worked for 1.5 years as a visiting faculty in different institutions, followed by I joined Zabist as full-time lecturer in computer science department. After 1 year, I started PhD and also had a chance to work as program manager of BS Software Engineering, where I was looking after all the administration of related to admissions, MCA accreditation, FYP, supervision, coordination, and so on. तो वो सारी जो process होता है एक kind of associate HOD वाला, तो I was looking that. I was program manager for 3 years. I completed my PhD in 2021. Then I had an opportunity to switch into the Air University. I started as assistant professor in 22. And then I got an opportunity at there. I also started working as program lead of data science. So now I'm looking, we have DS data science program and MS data science program. I have multiple publications during my PhD, and after that, I'm currently supervising around 10 to 12 MS students and 4 PhD students, 2 in direct supervision and 2 under course supervision. So I think I am the junior most doctor among all the 3 participants here. During my PhD, I had a unique opportunity. My supervisor was Dr. Shahzad Salim. He is a senior professor at Bahrain University, and he was director ORIC at that time. So I had learned a lot more things other than research, like including administration, how a university functional जो है वो मतलब उसकी जो किस तरह से how university works, what are the organograms of the university, how the ORIC works, what is the role of ORIC. So along with research, I had the experience of innovation and commercialization as well. That's it. डॉक्टर साहब, although you seem to be very junior, लेकिन एक्सपीरियंस में तो आप सबसे सीनियर लग रहे हैं माशाल्लाह, जो आपने अपना बताया है हमें। थैंक यू वेरी मच ग्रेटफुल। डॉक्टर उमर साहब, आप यू आर डायरेक्टली कनेक्टिंग फ्रॉम जिम, आई गेस, हैविंग ब्लैक कॉफी। आपने मुझे पकड़ लिया है कि मैं आप सबको ऑफर कर सकूं। ये देखें, बड़ी खास ब्रूड कॉफी होती है ये, और मैं आपको ओपन इनविटेशन है कि वर्चुअली तो ऑफर मैंने आपको कर दी, लेकिन फिजिकली आप जब चाहें यू विल बी माय गेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने मुझे पकड़ लिया। और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैं मेरा ख्याल है सबसे ही पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, नहीं मैंने डॉक्टर साहब से मिला हूँ, ये भी आपको तो जानता हूँ, डॉक्टर साहिबा से मैं पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर उमर है। मैं इस वक्त प्रेजेंटली केस यूनिवर्सिटी में चेयरमैन हूँ, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट और मैनेजमेंट साइंसेस का।
और डायरेक्टर ऑरिक भी हूँ केस में। उस हवाले से केस के साथ मेरी एसोसिएशन तकरीबन 10 साल की हो गई। उससे पहले बेसिकली मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। मेरे 2 मास्टर्स हैं, एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में केस से ही था, और मैं फिर एलएससी चला गया, लर्न ऑफ इकोनॉमिक्स। एलएससी से मेरा एक मास्टर्स है ऑपरेशन रिसर्च में, मैथमेटिकल मॉडलिंग। और मेरी जो पीएचडी है वो नफ्स से है, एसएमएमई स्कूल ऑफ मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का मैं पहला पीएचडी हूँ। इंडस्ट्रियल एआई में मैंने अपनी पीएचडी की। क्योंकि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ तो मेरा ताल्लुक ज़्यादातर जो है वो हेलीकॉप्टर से रहा और जहाज़ों से रहा। आई एम एक्स आर्मी एज वेल। मैं आर्मी एविएशन में एज अ मेजर था जब मैंने डिजाइन दिया इन्वेंट आई वेंट टू एलएससी। तो उसमें मेरा ताल्लुक जो था वो हेलीकॉप्टर से रहा। मैंने फ्लाइंग भी की हुई है, टेस्ट फ्लाइट इंजीनियर रहा हूँ बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर्स में, और उसके साथ साथ कोर्स में ठीक भी करता रहा। एयरबस हेलीकॉप्टर्स का नाम अगर आपने सुना हो, एयरबस जो एक मशहूर कंपनी है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो दे हैव अ सब्सिडरी ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर्स। उनका मैं टेक रेप रहा 2013 से 16 तक पाकिस्तान में। उस दौरान मैंने नेशनल लेवल से 2-3 प्रोजेक्ट किए जो कि एयरबस की तरफ से थे, और आई डिड इट फॉर द फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 2016 में मैंने फिर अपनी एक कंपनी शुरू की बाय द नेम ऑफ 128 टेक्नोलॉजीज। 128 टेक्नोलॉजीज शुरू करके मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा काम किया हार्डवेयर में और एम्बेडेड सिस्टम्स में। फिर आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे एयरफोर्स से कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए, जिसमें कि कुछ अब अगर आपसे मैं शेयर करूं, कुछ मिसाइल सिस्टम्स हैं उनकी कुछ उन्होंने पीसीबीज रिवर्स इंजीनियर करानी थी। और फिर लेटली 2022 में हमने थोड़ा सा बड़ा, आप कह लें कि हमारा हाथ पड़ गया। JF-17 के कुछ पीसीबीज हैं फ्लाइंग वर्दी जो नहीं आ रही चाइना से, तो वी गॉट द डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और हम उसमें हम रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा 128 के हवाले से था। और फिर केस के हवाले से बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। 2012 में वापस आ गया था यूके से, तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी, बहरिया, जैबिस, जहाँ जहाँ जो जो मिलता गया। पैसे की जरूरत भी थी, वापस आया तो कर्जे में डूबा हुआ था, तो जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ वहाँ पढ़ाया। एयर में नहीं पढ़ाया, आई डोंट नो क्यों, वो मेरा ख्याल है मुझे इस काबिल नहीं समझते, लेकिन जब मौका देंगे जरूर जाऊंगा। अब तो खैर पता नहीं कब जाऊंगा। तो बहरहाल ये मुख्तसर सी बातचीत है, और आई एम श्योर कि एज वी मूव अलोंग विल गेट टू नो ईच अदर वेरी वेल। ये मेरा तारुफ है, और मेरा ख्याल है कि अब लेट्स गेट ऑन विद द डिस्कशन एज वेल। माशाल्लाह। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दूसरे के साथ थोड़ा सा कंफर्ट लेवल अचीव कर लिया। टॉकिंग ऑफ द हम्म। कंफर्ट लेवल, कमिंग टू द टॉपिक, फैकल्टी मेंबर्स को, चाहे वो स्पेशली जो एंट्री लेवल पे हैं, उन्हें कहा जाता है कि यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन अगर आपने कुछ अचीव करना है, आपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है। और स्पेशली जिस टीचिंग एरिया में आप हैं, चाहे वो टेक्निकल बैकग्राउंड से है, चाहे मैनेजमेंट बैकग्राउंड से है, तो आपने उस जोन से बाहर आना। इस जोन से बाहर आने के लिए जो लोड डाल दिया जाता है, मैंने कुछ वो थोड़ी सी लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें टीचिंग लोड है, रिसर्च है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज हैं, काउंसलिंग एंड एडवाइजरी सेशंस हैं, उसके अलावा विजिट्स आ जाते हैं HEC, एनसेक के, पैक के, उसमें आपके ऊपर ड्यूटीज लग जाती हैं। एंट्री लेवल पे तो लगती हैं, सीनियर्स पे भी लग जाती हैं। और डिस्कशंस हैं स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट आवर्स में भी और अदर देन द स्टूडेंट आवर्स। फिर ग्रेजुएट लेवल पे जो फैकल्टी मेंबर्स पढ़ा रहे हैं उनके एक्स्ट्रा टीचिंग आवर्स हैं, इवनिंग में वो अवेलेबल होना चाहिए टीचर। और फिर वीकेंड्स पे कुछ जगह पे वीकेंड प्रोग्राम्स भी चल रहे होते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर सैयद उस्मान साहब। ये क्या सिर्फ परसेप्शन ही बना हुआ है कि वर्कलोड हम पे बहुत ज्यादा है, या इसमें कुछ रियलिटी भी है? सर थैंक यू। अच्छा सर, इसमें बेसिकली दो चीजें हैं, ये दोनों एंड से है। लाइक आप प्योरली ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी के एंड से इशू है या फैकल्टी के एंड से। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में देखा है जहाँ पे आप टीचिंग में क्यों जाते हैं। नॉर्मली ये होता है, ये हम बात कर लेते हैं, इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। वी हैव टू काइंड ऑफ टीचर्स, PhDs एंड नॉन PhDs। तो जो PhDs हैं वो यूनिवर्सिटी में किस लिए जाते हैं? वो यूनिवर्सिटी में इसलिए जाते हैं कि हम जाएंगे और हमें स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, हम उनसे जोर जबरदस्ती करके रिसर्च कंडक्ट करवा लेंगे,
और बस हमने तो अचीव जो करना था कर लिया है, अब ये स्टूडेंट पब्लिकेशन करेंगे, दैट्स इट। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पीएचडी कहते हैं कि हम क्यों करनी चाहिए, मतलब हमें जरूरत ही नहीं है करने की, तो वो रिलेक्टेड है। जो नॉन पीएचडी लोग हैं वो अब खैर ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन नॉर्मली होता ही है कि लोग आते ही एकेडेमिया में इस माइंडसेट के साथ हैं कि ये बड़ा पीसफुल सा इन्वायरमेंट होगा। दे सी दिस जॉब एज अ पार्ट टाइम जॉब, लाइक वो चाहते हैं कि फुल टाइम तो हम कोई और काम कर लेते हैं, हम ये पार्ट टाइम काम कर लेते हैं। और जब यहाँ आके और उन्हें लगता ये है कि अपेरेंटली लाइक हमसे कोई पूछता है, आपसे भी किसी ने पूछा होगा कि आपका वर्कलोड क्या है, तो हम नॉर्मली वर्कलोड ये बताते हैं कि 3 कोर्सेज का लोड है हमारा, 9 क्रेडिट आवर। तो कहते हैं अच्छा बस सिर्फ 9 क्रेडिट आवर आप पे पढ़ाना है, और 9 घंटे एक हफ्ते में जस्ट पढ़ाना है, तो ये तो वर्कलोड बहुत आसान है। तो लोग पीपल जंप इनटू एकेडेमिया, और बहुत से लोग हैं जो इंडस्ट्री से एकेडेमिया में आते हैं, उसके बाद में पछताते करते हैं कि वहां तो हम पैसे भी ले रहे थे काम करने के, यहाँ काम बहुत ज्यादा हो गया, पैसे ही ले। So I divide these into three major roles. One is pure teaching, the second is administration, and the third is research. तो ये तीनों का ओवरऑल लोड जो है वो बन रहा होता है, और उसमें हमें जब हम एज अ फ्रेश ग्रेजुएट हम ज्वाइन करते हैं, चाहे वो पीएचडी हो चाहे वो नॉन पीएचडी हो, तो उस टाइम पे उनका एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस नहीं होता इतना ज्यादा, टीचिंग का भी एक्सपीरियंस नहीं होता। आई सी मैनी पीएचडीज जो ज्वाइन करते हैं एज फ्रेश पीएचडीज, लाइक हम लोगों ने तो पीएचडी ऐसे की, डॉक्टर उमर ने, डॉक्टर महरीन ने भी आई गेस ऐसी पीएचडी की होगी के दरमियान में जॉब्स करती रही और बाद में पीएचडी। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बीएस एमएस डायरेक्ट पीएचडी करके और फिर टीचिंग में आते हैं, तो उनके लिए तो 9 क्रेडिट आवर का कोर्स लोड ही एक अजाब बन जाता है उनके लिए। तो जो वो उनके लिए वही बहुत मुसीबत होता है कि हमें 3 कोर्सेज दे दिए गए हैं और 3 डिफरेंट कोर्सेज दे दिए गए हैं, बिकॉज पीएचडीज आर नॉट सपोज टू बी गुड टीचर्स। तो वो अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, टीचिंग की उनको एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। तो इस वजह से जो वर्कलोड है वो न्यू कमर्स के लिए उनको मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता है कि वो मैनेजेबल नहीं। जी बिल्कुल। मूविंग टूवर्ड्स डॉक्टर महरीन साहिबा, लिंकिंग टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, मैं लिंक्डइन पे पढ़ा था डॉक्टर साहिबा, आप तो मेंटोर और कोच और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड, तो आपका तो कनेक्शन स्टूडेंट्स के साथ भी रहता है और टीचर्स के साथ भी रहता है। ये टीचर्स में क्या परसेप्शन है वर्कलोड के हवाले से? डॉक्टर साहब ने तो बता दिया कि इसके 3 कैटेगरीज हैं, लेकिन टीचर्स क्या समझते हैं वर्कलोड के हवाले से? एक्चुअली जो परसेप्शन है हमारा, वो हमारा एक पिछली जनरेशन से चलता है। पिछली जनरेशन का मतलब लेट्स से 20 इयर्स, 30 इयर्स, 40 इयर्स अगर आप देखें, तो बड़ा एक चिल सा एक होता था कि अच्छा प्रोफेसर हैं, सुबह जाते होंगे, दोपहर को आते होंगे और चले जी बस। सो एक वो जो परसेप्शन है दैट हैज एक्चुअली नॉट चेंज्ड, लेकिन जो रियलिटीज है, ग्राउंड रियलिटीज, दे हैव एक्चुअली चेंज अ लॉट। मैं आज से, जैसे जब मैंने 2007 में किया, तो एकेडेमिया की जॉब वाज नॉट एज प्रेशराइजिंग, एज टैक्सिंग एज इट इज टुडे। सो इट हैज रियली इवॉल्व्ड। इसमें बहुत ज्यादा रोल जो है वो सोशल मीडिया का भी है, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस। पहले दुनिया तेज चलती थी, हम स्लो भी चलते थे, तो शायद हमें फील नहीं होता था, लेकिन अब दुनिया तेज चल रही है और हमें भी अब उसकी पेस के साथ चलने हैं। अब बहुत से लोग जो बाहर काम कर कर आए हुए हैं वो कहते हैं कि एकेडेमिया, जब उन्होंने आके मुझे कहा कि एकेडेमिया वाज मोर एग्रेसिव एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। लेकिन अब मुझे यही चीज यहाँ पे फील होती है कि मैं अगर अपने आप को ये कंपेयर करूं कि जो हमारे से एक्सपेक्टेशंस थी आज से लेट्स से 15 इयर्स पहले, अब वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है हमारे से। वही आपकी वाली बात, देयर आर सो मेनी, एक तो स्केल हमारा काम का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यूनिवर्सिटीज माशाल्लाह दे हैव फ्लरिश्ड। पहले बहुत कम यूनिवर्सिटीज थी, लोगों में बहुत कम अवेयरनेस थी, लोग बहुत कम टेक्नोलॉजी एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज के लेवल पे आया करते थे, फिर प्रोग्राम्स बहुत कम थे। सो एक जैसे कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम था, अब माशाल्लाह हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, सो वी हैव, उसके अंदर ही हमारे पास फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज है। सो हमारा बहुत ज्यादा एक उस लिहाज से भी हमारा लोड आया है।
फैकल्टी के ऊपर भी, ओवरऑल भी इसके ऊपर भी। लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रेशर्स हैं दे आर रियल। अब आप सिर्फ टीचिंग के ऊपर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये हमारी, जब हम 2015-16 में हम लोगों की एक बड़ी वो हुई थी, जो लोग पीएचडी नहीं कर पा रहे थे उन लोगों के ऊपर ने बहुत ज्यादा, हमारे जो पीएचडी वाले फैकल्टी मेंबर्स थे उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि बाय 2025 अगर आप कोई क्रिएटर नहीं है, रिसर्च का मतलब होता है क्रिएट करना, कोई चीज इनोवेट करना है, ठीक है। सो अगर आप कोई चीज नहीं क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, आप पीछे रह जाएंगे बहुत ज्यादा। So that was one of the factors, that pushed a lot of people कि आप पीएचडी करें और पीएचडी अपनी खत्म करें, क्योंकि एक माइलस्टोन है आपकी लाइफ का, ठीक है। उसके बाद मतलब बहुत से लोगों ने पब्लिकेशंस की होती लेकिन पीएचडीज नहीं की होती, पीएचडी इज अनदर माइलस्टोन। सो डेफिनेटली वर्ल्ड एज ए वर्ल्ड प्रेशर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और समटाइम मुझे लगता है कि इट हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड कि शायद किसी को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या काम करते हैं। लेकिन नो डाउट अगर आपने कोर्स सही तरह से पढ़ाना है, उसको जस्टिफाई करना है, आपने उसकी सही प्रेपरेशन करनी है, फिर आपने उसको सही कंडक्ट करना है, फिर आपने स्टूडेंट्स की सही क्वेरीज उनको हैंडल करना है। फिर अभी जो पोस्ट कोविड ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, सो पहले होता था कि टीचर फिजिकल मिलेगा तो ही बात होगी, अब ये है कि ऑनलाइन। अभी भी मेरी लाइनअप है 11:30 पे, एक मेरी मीटिंग स्केड्यूल्ड है, एक मेरी, सो मतलब हमारी कहीं ना कहीं वीकेंड के ऊपर चीजें स्केड्यूल्ड है, और ये कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा होता, लेकिन बस एक क्या कहते हैं, एक पार्ट ऑफ द सिस्टम आप बन गए हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि है इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेटिव है, तो वो वीकेंड्स पे जब उनको टाइम मिलता है वो तब कर लेते हैं। सो मैं वीकेंड से फारिग होती हूँ, मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ। सो नोबडी इज आस्किंग मी, बट समहाउ देयर इज अ पुश, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, या एक कह लें कि ग्रोथ का एक माइंडसेट है, जो कि एटलीस्ट मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ। और मैं देखती हूँ कि अगर ये लोग ये माइंडसेट नहीं रखेंगे तो आप उसमें पीछे रह जाते हैं। वेल डेफिनेटली, जैसे डॉक्टर उस्मान ने कहा कि 3 कैटेगरीज में आप इसको डाल सकते हैं, एक रिसर्च में डालेंगे, एक आप इसको प्योर टीचिंग में डालेंगे, और आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव में डालेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बहुत टाइम ले लेती हैं। जैसे मैं कभी देखती हूँ, मैंने कुछ और प्लान किया होता है, लेकिन हमने, अच्छा जी हमारी ओरिएंटेशन आ गई, आपने स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आंसर लेने, आपने पेरेंट्स के क्वेश्चन आंसर लेने, आपने जो बच्चे स्टूडेंट्स वार्निंग आ गए उनके पेरेंट्स के साथ, मतलब ये आपकी वो है जो कि अनप्लान। फिर प्लान में आपकी कमेटीज में आप हैं, डिसिप्लिनरी कमेटी में आप हैं, आपने लोगों के केसेस सुनने हैं, आप बाकी जो उनकी ग्रेजुएट स्टडीज की हैं उसमें हैं, आप एमएस थीसिस की हैं, पीएचडी की उसमें हैं, आप अंडरग्रेड के प्रोजेक्ट्स में हैं। सो आपने हर चीज को देखना है और उनको क्वांटिफाई करना, टाइम देना, और अगर अपने सही तरह से करना है, दैट रियली डिमांड्स टाइम। सो थिंग्स हैव बिकम हार्डर। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सारा एक्सपीरियंस आपको हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द होल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैनेजमेंट के किसी रोल में ना होती, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में, देन प्रॉब्ली मुझे दूसरी साइड इतनी अच्छी समझ ना आ रही होती। और अगर मैंने रिसर्च जैसे बहुत अरसा मैंने नहीं की, और जब मैंने रिसर्च की है तो मुझे एक और फ्लेवर मिलता है टूवर्ड्स लाइफ, और मुझे और एवेन्यूज खुलते हैं टूवर्ड्स थिंकिंग एंड एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड एंड कंट्रीब्यूटिंग टू माय सोसाइटी। और मैं आपको सही बात करूं कि रिसर्च के बाद जब से मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे लगता है मेरे में एक फीलिंग आई है कि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, आप कोई अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और ये कि इंडिविजुअल जो हमारी अप्रोच है वो बड़ी मेरी क्वेश्चन हुई है इससे। सो मैंने जब भी काम करने की अब कोशिश की है, स्पेशली जैसे मैंने आपको क्रॉस द कॉन्टिनेंट और क्रॉस कल्चरल बात की है, आई बिकम अ बिग फैन ऑफ कोलैबोरेटिव वर्क। सो मैं अब अपने जितने भी कोशिश की है, थीसिस हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे अब 60% जो है वो हमारे सारे इंडस्ट्री के साथ हमने लिंक किए हैं। सो उससे वो जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो गैप है, जो कि दैट इज वेरी एविडेंट एटलीस्ट पाकिस्तान के स्कोप में, वो भी मुझे लगता है कि अगर हम इसको ज्यादा इसका प्रैक्टिस करें तो होपफुली हमारा ये भी कवर हो जाए। कवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उमर साहब। आपका तो इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट लिंक है माशाल्लाह, आप 7-8 साल से कंपनीज भी रन कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में भी उतना ही प्रेशर होता है वर्क का जितना कि आप जैसे डॉक्टर उस्मान साहब कह रहे हैं कि इंडस्ट्री से एकेडेमिया में आ जाए तो इधर प्रेशर कम होगा, नहीं है, इधर भी उतना लोड है, तो फिर मसला है किधर? अच्छा, पहली बात ये कि डॉक्टर साहब आई एग्री विद यू 100%, और उस्मान से भी। लेकिन डॉक्टर साहब हम आपका वो देखना चाहेंगे उर्दू वाला जो आप कर रही हैं, किसी में हमें इनवाइट करें। वंस एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज एन एंटरप्रेन्योर, तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट। तो
मैं ज़रूर आपके पास हाजिर रहूँगा अगर आप बुलाएंगी, ताकि हम देख सकें आप क्या कर रही हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अ, जी सॉरी, कुछ कहना चाह रहे हैं खाना? नहीं नहीं नहीं, सर, ओके। प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, सॉरी। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म कि आप किसको प्रेशर कह रहे हैं और किसको नहीं कह रहे। मेरे ख्याल में जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने बात की, आई एग्री विद हर 1000% के अब जो है ना वो थिंग्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। अब आप ग्राउंड रियलिटीज देखें ना, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया। सो यू नो दीज आर द ग्राउंड रियलिटीज विच एवरी वन ऑफ अस फेसेस। और मेरा ख्याल है कि नाउ द रोल ऑफ academic person has to change। मेरा ख्याल है कि अब वो एक कन्वेंशनल बॉक्स में फिट नहीं होगा, जो कि इस तरह का है कि जी अच्छा आपने यू नो यू आर एन यूनिवर्सिटी एंड यू आर टेकिंग क्लासेज एंड यू आर डूइंग रिसर्च। मेरा ख्याल है कि अब नाम चेंज करना चाहिए इसका, और अब हमें इसको जो है ना वो कहना चाहिए कंटेंट क्रिएटर, या कोई इनोवेटिव सा नाम ऐसा दें, आइडिया थिंकर, इंडिपेंडेंट आइडिया थिंकर कहना चाहिए। बिकॉज आप अब सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। और मेरी अपनी प्रोडिक्शन है, अगर हम जिंदगी रही मिले, तो आप देखिएगा कि अगले 5 साल में दिस होल सिस्टम ऑफ एकेडमिक्स इन पाकिस्तान मे बी इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर। उसकी वजह ये है कि अब जो आगे हालात आ रहे हैं उसमें यू डोंट हैव टू यू नो एक्सेल, यू हैव टू सर्वाइव। और सर्वाइवल इज बेस्ट यू नो डन वंस यू अडेप्ट। और हम अडाप्ट नहीं करेंगे और हम कन्वेंशनल उसमें रहेंगे जी कि एक यूनिवर्सिटी आपने बनानी है जिसमें कि जो है ना वो 5 एकड़ लैंड हो और ये हो और वो, तो यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एवरी थिंग रन्स डाउन टू ओनली वन थिंग, एंड दैट इज द मनी, द डॉलर वैल्यू। सब कुछ उस पर आता है। और यही वो कॉमन डिनोमिनेशन है जिसपे कि फैसला होता है कि आप कितना स्ट्रेस बर्दाश्त करेंगे और किस हिसाब से करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एकेडमिक्स को, मैं टीचर नहीं कहूँगा, एकेडमिक्स कह लें उनको, तो अगर आप एकेडमिक्स को ये इनेबल करें कि यू नो यू हैव टू गो, यू हैव टू अर्न समथिंग एंड यू हैव टू मेक सेल समथिंग एंड देन ट्रांसफर योर एक्सपीरियंस टू द एकेडमिक इंस्टीट्यूट, तो वो एक पैराडाइम शिफ्ट होगा। और केस में जैसे मैंने देखा कि ये एक बड़ी डिफरेंट एनवायरनमेंट थी, तो हम उसी में पले बढ़े, और उसमें सर्वाइवल के चांसेस एकेडमिक के ज्यादा हो जाते हैं। हमने भी अपना एक काम किया, जैसे कि डॉक्टर साहबा ने किया, तो हमने भी एक मूवमेंट शुरू की, चलो पढ़ो पाकिस्तान के नाम से। और ये मूवमेंट है ही ये कि इस कौम को तरबियत की जरूरत है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तालीम बहुत है, हर बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदा डबल ट्रिपल मास्टर्स है। द ओनली थिंग इज दैट दे लैक इज दी के वो किसी तरह एक तरबियत इससे मिल जाए कि दे कैन सर्वाइव नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स बट फॉर द अदर्स एज वेल। सो मेरा ख्याल है कि द ओनली थिंग विच डिफ्रेंशिएट्स एकेडमी फ्रॉम इंडस्ट्री इज कि इंडस्ट्री में शायद आपको पैसे अच्छे मिलते हो प्रेशर बर्दाश्त करने के प्रॉफिट सेक्टर में। इंडस्ट्री में जैसे कि डॉक्टर साहबा ने कहा कि बहुत सारा काम हम करते हैं जो कि थैंकलेस होता है। तो उसको पैराडाइम शिफ्ट को चेंज करने की जरूरत है। And we need to produce those academic people who are independent thinkers, who are creators, and who can create not for themselves but also for the people on which they have influence. मेरा ये जवाब होगा इसके वाला। ग्रेटफुल। डॉक्टर उमर साहब, आपसे ही दोबारा मैं कंटिन्यू करूंगा इस चीज को, क्योंकि आपको मैंने जिम में देख लिया ना, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ। ये इस टेंस माहौल में, इस लोड में, हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ बैलेंस फिर किस तरह आएगा फैकल्टी मेंबर्स के? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो मेरा ख्याल है कि इट ऑल रिवॉल्व अराउंड द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी। इसमें आप अपने आप को जब तक यू नो टाइम नहीं देंगे, द अदर्स विल सफर एंड कोर्स यू विल सफर एज वेल। मेरा ख्याल है कि आजकल के दौर में और अगले आने वाले 5 से 10 साल जो हैं उसमें आप देखेंगे कि एक बंदा जो है वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी शायद कर रहा हो, पाकिस्तानी खास तौर पे और पाकिस्तान में रहते हुए मेरा ख्याल है कि ज्यादा, लेकिन उसको साथ साथ अपने आप को और अपने इन्वायरमेंट को इस तरह रखना है कि स्ट्रेस जो है वो ना आ सके। सो मेरा ख्याल है द बेस्ट जो मैं अपना मेरा मंत्रा है लास्ट आई डोंट नो 25 years और 30 years, जो पाकिस्तानियों में नहीं है बाय द वे, वो ये है कि यू हैव टू यू नो बी एन अर्ली राइजर।
very early rising, or then you have to eat well. Don't eat anything after Maghrib. Sleep early and rise up early. मेरा ख्याल है कि ये मेरा जो नस्ल में मैंने पीएचडी की और मैंने बड़ा कम टाइम उसमें लगाया अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में विद 5-6 पब्लिकेशन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी की। तो उसकी भी वजह यही थी कि मैंने वो टाइम यूटिलाइज किया जो सुबह हमारी माशाल्लाह अक्सर कौम सोते हुए गुजार देती है। अगर आप कल वीकेंड है, कल इतवार है, इसका अपनी मुजाहरा आप देख लीजिएगा कि 11-12 बजे पाकिस्तान उठेगा और फिर हज़रतपुरी का नाश्ता करेगा। तो इस तरह के लोग जो हैं उनसे आप सर्वाइवल की बात जो है वो इतने आराम से नहीं कर सकते। सर लस्सी तो द उसमें ओनली ऐड कर थिंग लें, इज जी लस्सी जी ऐड सॉरी करके, और लस्सी उसमें ऐड कर लें, लस्सी ऐड करने के बाद 2-3 घंटे मजीद सो जाए। जी जी बिल्कुल, वो उसके बाद वो दोपहर का नाश्ता करेगा और खाना खाएगा और फिर सो जाएगा। तो हमारा जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि हम अपना वो जो शॉक वेव है वो हमें लगती नहीं है उस तरह, जिसकी वजह से हम जो है वो अपने आप को उस तरह तैयार नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि इट विल ऑल स्टार्ट फ्रॉम योर इंडिविजुअल हैबिट एंड देन इट विल ग्रो टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट इन विच यू लिव इन। और ये बड़ा ज़रूरी है पाकिस्तानी कौम के लिए भी। मैं हमेशा कहता हूँ चलो पढ़ो पाकिस्तान, शुरू ही मैंने इससे की है कि इस कौम को तरबियत की ज़रूरत है। वी नीड टू ट्रेन दिस नेशन कि हम इसको इस तरह बना सकें कि ये कुछ अपने लिए और कुछ लोगों के लिए कर सकें। और सबसे बड़ी जरूरत जो ट्रेनिंग की है वो इंडिविजुअल हैबिट्स की है। वी डोंट हैव हैबिट्स। हमें अनफॉर्चुनेटली, मैं दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं रहा, आप लोग भी सारे गए होंगे, मतलब और आप देख सकते हैं कि वी लैक सो मच इन हेल्दी हैबिट। तो मेरा ये एक टेक है इस हवाले से कि वर्क लाइफ बैलेंस विल ऑलवेज बी देयर इफ यू हैव गुड एंड हेल्दी हैबिट। यस इंडीड। डॉक्टर उस्मान साहब, डॉक्टर सैयद उस्मान साहब, अच्छा, तमाम फैकल्टी मेंबर्स, ऑफ कोर्स मैं सीनियर्स की बात, पीएचडी नॉन पीएचडी की बात कर, सारे तो इस तरह अपना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर रहे होंगे जैसे डॉक्टर उमर कर रहे हैं। तो हाउ दिस लोड इफेक्ट्स देयर रिसर्च प्रोसेस, उस रिसर्च को कितना इफेक्ट कर देता है? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लोड भी आपके ऊपर आ रहा है, टीचिंग लोड भी आ रहा है, तो रिसर्च कितनी इफेक्ट हो जाती है इसमें? सर मैं आपको थोड़ा सा इससे हटके मैं जवाब दूं, लाइक डॉक्टर उमर की बात से मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। कल वी हैड अ मीटिंग विद वन ऑफ आवर कोलैबोरेटर ऑन अ प्रोजेक्ट। वो ही इज यूके बेस्ड एंड नाउअडेज ही इन साउथ अफ्रीका। अच्छा, अब यूके एंड साउथ अफ्रीका में वो दोनों लोग दे वर रेडी फॉर द मीटिंग एट 7 AM। And when I asked him we can have a follow-up meeting in the evening, तो मैंने उनसे कहा कि आप 6 o'clock को कर लेते हैं, तो उसने कहा नो, वी वर्क इन द डे लाइट और आई एम अवेलेबल फ्रॉम 7 AM to 5 PM। और अब अगर देखें ना, ये जो पाकिस्तान में कल्चर है वो क्या है, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सर ने बहुत अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया कि अ, हम ये सोचते हैं, एक अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है और वो निज़ाम ये है कि आपने दिन में ही रिस्क तलाश करना है और दिन में आपने जो है ना वो सारी अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। जितने भी हमारा बिजनेसेस हैं, हमारे लोग हैं, वो एकेडेमिया के भी लोग वैसे ही हैं। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका तकरीबन इंतकाल हो रहा होता है सुबह 8 बजे वाली क्लास अटेंड करते हुए, अगर कह दिया जाए कि सुबह 8 बजे जो है ना वो आपकी क्लास है। बिकॉज अगर सुबह 8 बजे आपकी क्लास है, इसका मतलब है कि यू लीव योर होम अराउंड 7 AM और आप फिर जाके वहां पे आपको कोई 15-20 मिनट का मार्जिन भी रखना पड़ेगा लेक्चर देने। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेजर इशू है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो उस तरह से बना हुआ है। हम ये करते हैं नॉर्मली कि हम 10 बजे सो के उठते हैं, 11-12 बजे हम सोचते हैं अच्छा यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाने के बाद फिर अब हम यहाँ पे चाहे तो करें तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि बहुत ज्यादा सा हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, ऑफिस आवर्स हम बहुत ज्यादा से हम जाया भी कर रहे होते हैं बहुत, मतलब एक्टिविटीज में ना, एक्टिविटीज लाइक गपशप करके एक्टिविटीज हो सकती हैं, पॉलिटिक्स पे बात करके हो सकती हैं, पेट्रोल प्राइस पे बात करके हो सकती हैं, डॉलर पे हो सकती हैं। तो हम नॉर्मली इशू सबसे ज्यादा ये हम सेहत खराब होते हैं, ना हम परवाह है अल्लाह ताला ने नेमत दी हुई, ना हम टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हैं। मैंने व्हेन आई वाज इन मैट्रिक तो मैंने लम्स के एक प्रोफेसर थे, उनका इंटरव्यू आया, दैट टाइम इट वाज शायद पीटीवी वो इस पे वो इंटरव्यू था ना। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहिबा की क्या ये डॉक्टर नईम की एजुकेशन कोई लम्स से भी है, बताया था। तो
उन्होंने कहा कि हम लैब्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट स्किल सिखाते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल हम टाइम की परवाह नहीं करते, हम मैनेज नहीं करते, हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। हम टाइम देते हैं, आप कहीं भी देखते हैं, आप टाइम दे किसी को और वो किस टाइम पे पहुंचे। तो चाहे कोई शादी ब्याह के फंक्शन हो, चाहे वो क्लास लेनी हो, अब वही स्टूडेंट्स को भी फॉलो करे होते हैं। लाइक वो ओवरऑल आपका सिस्टम जो बना हुआ है वो वैसे ही है। तो उसमें फिर और उसमें लोग सख्त नापसंद करते हैं मिलिट्री सेटअप्स को। उसकी एक रीजन सबसे ज्यादा जो होती है वो डिसिप्लिन वाली होती है, टाइम पे होता है कि अच्छा टाइम का बहुत ज्यादा इशू है, तो पीपल डोंट प्रेफर टू गो इनटू दोज इंस्टीट्यूशंस लेड बाय, या जिनकी जो गवर्नेंस है वो फोर्सेस के अंदर है। तो वो बहुत बड़ा एक इशू है। तो ये सबसे मेजर जो रोल है वो ये है कि आप कर सकते हैं। डॉक्टर महरीन ने बिल्कुल सही कहा कि एट टाइम्स ही हमें ये होता है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ स्किल्स में आते हैं उसमें भी टाइम ज़ाया होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसको भी मैनेज नहीं किया होता। हमने अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो हमने अपनी मीटिंग के शेड्यूल को हम अगर फाइनलाइज करें, एजेंडा आइटम्स पहले से पता हो हमें, तो हम आधे घंटे में मीटिंग खत्म कर सकते हैं। अगर हम अपने ऑफिस आवर्स स्पेसिफाई कर लें, स्टूडेंट्स को वो अनाउंस्ड हो, स्टूडेंट्स उस ऑफिस आवर्स में आ जाए। लाइक मैं क्या करता था, लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं जर्नलिस्ट में था, मैं लेक्चरर भी था, कोर्सेज का लोड ऑलमोस्ट यही था, ज्यादा था, 9 क्रेडिट आवर का था एज अ प्रोग्राम मैनेजर। अदरवाइज इट वाज 12 क्रेडिट आवर। तो प्रोग्राम मैनेजर भी था, मैं पीएचडी भी करा था। तो मैंने ये किया था कि मैंने वो जो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज थी उसके लिए मैंने कुछ आवर्स रख दिए थे डेली, और उसमें आई मेड श्योर कि मैं उसमें अवेलेबल हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम ऑफिस आवर्स सेट कर लेते हैं, और अब हो सकता है ये जब आप इसको लाइव करेंगे ना उसके बाद कुछ नाराज हो जाएंगे लोग, दोस्त नाराज भी होंगे। जी मैं पहुंच रहा हूँ उस तरफ, बिल्कुल। तो हम ऑफिस आवर्स सेट कर देते हैं, हम कह देते हैं कि हमारे जो है ना वो ये एडवाइजरी आवर्स ये हैं और यही आवर्स हैं। लेकिन हम नॉर्मली हम ये करते हैं, हम उसमें से गोली हो जाते हैं, उस आवर्स में हम उसको अहमियत नहीं देते। तो अगर आप देखें तो एक अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया हुआ है, अगेन इन कंटिन्यूएशन विद डॉक्टर उमर, के ओवरऑल ये अंग्रेजों ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, हम लोग नहीं कर रहे। कि एक निज़ाम है कि आपने एक पूरे दिन का आपका साइकिल है, आपको अगर आप जो है वो आप नींद पूरी करेंगे 6 से 8 घंटे, तो वो भी आपको वो भी जो है वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस के लिए वो जरूरी है। और प्लस आप देखें कि टाइम, हमें तो 5 वक्त अल्लाह ताला ये कहता है कि आप नमाज पढ़ें, तो वो भी टाइम फिक्स है, कंसिस्टेंसी है उसके अंदर भी ना। तो आप टाइम मैनेजमेंट वहां से भी हो सकता है, आप हर चीज को शेड्यूल कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग नहीं करते, हम ऑन पेपर कर लेते हैं शेड्यूल, हम उसको प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, इन इट्स टू लेटर एंड स्पिरिट। तो अगर करें, एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा एंड है जो अभी भी आई गेस शायद वो, मेरा ख्याल है कि वो एक डिबेटेबल बात है एकेडमिक्स के लिए, कि वो वर्कलोड में थोड़ा सा ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिससे बहुत चीजें जो है वो अफेक्ट हो रही होती हैं। लेकिन अदरवाइज आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। यानी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी कुछ यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करना चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटीज कर रही हैं सपोर्ट, अदरवाइज बाकी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं अगर आप टाइम मैनेज। ग्रेटफुल, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर महरीन साहिबा, हमारे पास पोटेंशियल भी मौजूद है लेकिन हमारे पास विल मौजूद नहीं है फैकल्टी मेंबर्स में, जो मैं डॉक्टर उस्मान की बातों से समझा हूं। और क्योंकि ये जो इंटरव्यू है ये लाजमी एयर यूनिवर्सिटी में चलेगा, तो मुश्किलात जो है डॉक्टर साहब के लिए काफी बढ़ सकती हैं वहां पे। अच्छा, तो इस सारे काम को करने के लिए देयर मस्ट बी सम कंपनसेशन, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस सेशन में, कि अब हमने कंपनसेशन भी तो करनी है ना। तो क्या फैकल्टी मेंबर सीनियर हो या एंट्री लेवल हो, पीएचडी हो, नॉन पीएचडी हो, आर दे कंपनसेटेड एज पर देयर वर्कलोड, और उसके हिसाब से रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कंपनसेशन हो रही है कि नहीं हो रही? आई थिंक ये बड़ा ही बर्निंग क्वेश्चन है आजकल के टाइम पे। आजकल का जो टाइम चल रहा है, जिस तरह से इन्फ्लेशन ग्लोबल और पाकिस्तान में तो खास तौर पे स्काई ये रॉकेटिंग दूसरी राह क्या है डॉक्टर साहिबा? ये ऐसा ही है। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई भी बंदा डज नॉट फील फुली कॉम्पनसेटेड पाकिस्तान के सिनेरियो में, स्पेशली जो सैलरीड क्लास है। क्योंकि वो आपको पता है टैक्स भी सबसे ज्यादा वही देती है, और सबसे ज्यादा जो है ना वो
मतलब जो उसकी कॉम्पनसेशन है वो ओवरऑल सबसे कम है। ये एक बर्निंग इशू है जो कि मैं इसको इस तरह से लूंगी कि लेट्स से अगर मैंने ये एग्जांपल वैसे भी बहुत जगह कोट किया है। मैं अपना पर्सनल अगर जर्नी बताऊं, 15 इयर्स पहले मैं अपने काम को देखती हूँ, बहुत रिलेटिवली सिंपल था, ठीक है। जमाने सिंपल थे, ठीक है। इट वाज 2007, अगर आप समझे तो दैट वाज प्री सोशल मीडिया, उस तरह से बूम नहीं था सोशल मीडिया का। सो लाइफ वाज रिलेटिवली सिंपल, इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं था, इतने ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं थे जितने कि आजकल हैं, इतने प्रेशर्स नहीं थे, इतने शायद ग्रो करने के हमारे ऊपर वो कहते हैं ना, हमारी इतनी ज्यादा विल, इतनी ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर्स नहीं थे। अब हमारे ऊपर वर्कलोड भी ज्यादा है। वर्कलोड हमारा एक तरह का नहीं, हमारा मल्टीपल तरह का ज्यादा है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट वी लिव इन। सो मुझे सिर्फ, जैसे मैं अगर फास्ट में हूं तो मुझे फास्ट के लोगों से या एयर के लोगों से मुझे compete नहीं करना। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप ये ना सोचें कि आपने यहाँ के 1000-2000 बच्चों के साथ, या कराची के, लाहौर के कुछ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, आपने लाखों स्टूडेंट्स जो इंडिया में हैं उनके साथ, और उसी तरह से लाखों जो चाइना है उनके साथ, और बाकी सब ग्लोबल सिनेरियो में आप लोगों ने वहां पे compete करना है। तो अगर हम लोग अपने टाइम पे सीवीज ड्रॉप किया करते थे किसी सॉफ्टवेयर हाउस में या कहीं पे, तो आप लोगों ने तो ऑनलाइन जो इनके रिक्रूटर्स हैं, रिक्रूटिंग सिस्टम्स हैं, वो आके आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके, तो दैट्स हाउ द रिक्रूटिंग इज डन। सो आपके लिए तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, हमारे लिए भी इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड टू बी इन। अनफॉर्चुनेटली जिस पेस से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है, काम के प्रेशर्स इस तरह से आए हैं, डॉक्टर उमर ने भी कहा है, डॉक्टर उस्मान ने भी कहा है कि आप पर्सनल कर लें, कलेक्टिव कर लें, बट इट्स नो डाउट कि हमारी चीज बहुत ज्यादा हमारे, अब उस तरह से हमें खुद किसी ना किसी तरह वी हैव टू फाइंड अ वे आउट, टू फाइंड अ बैलेंस। इज हार्ड टू पुट अ डिमार्केशन, क्या चाहिए आपका टीचिंग का है, इतना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का, सो इट्स वेरी, इट्स हार्ड टू डू। कॉम्पनसेशन जो है वो नहीं है। मैं कोट करती होती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था, मैं अगर गोल्ड रेट को एक टारगेट बना के रखूं, तो मैं एज अ लेक्चरर मैंने ज्वाइन किया था, और मेरी सैलरी कुछ मल्टीपल टाइम्स थी अगेंस्ट 1 तोला ऑफ गोल्ड, ठीक है। और अब मेरे से अग्री करेंगे कि यहाँ पे फुल टाइम प्रोफेसर, असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर, जनरली स्पीकिंग, उनकी हार्डली, मतलब उनकी जो मंथली है उसमें हार्डली 1 तोला या 2 तोला इस तरह से आपका जो है वो आ सकता है। जिस पेस से हम लोग वैसे इनको यही कहते हैं कि जिस तरह से आपने अपने बिजली के बिल आपके हर साल बढ़ते हैं, जो आपके बाकी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, तो आप फैकल्टी की जो कॉम्पनसेशन है उसको आप उस तरह से क्यों नहीं लेते। फैकल्टी इज द मेन रिसोर्स जिसकी वजह से आपको यूनिवर्सिटी चल रही होती है। आपका जो मेन जैसे प्रोडक्ट है, या जो से आपका सेलिंग पॉइंट है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, जब आपके जो आउटगोइंग प्रोडक्ट है वो आपका स्टूडेंट है, तो आपको जो ग्रूम करने वाला, बनाने वाला है, जो मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है आपकी सारी, वो आपकी सारी फैकल्टी है। सो अनलेस यू कीप देम, आप उनको अच्छा कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो दे विल नॉट स्टे। ये मसला यहाँ पे भी है, ये मसला मैं जैसे ग्लोबल भी देखती हूँ। ग्लोबली भी जो एकेडेमिया है उसमें आपको मल्टीपल तरीके से यू हैव टू, आपको प्रोजेक्ट्स विन करने पड़ते हैं, आपको कोलैबोरेटिव काम करना पड़ता है, लेकिन ओवरऑल सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, कॉम्पनसेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉक्टर्स को देखती हूँ, ग्लोबली दे हैव अ वेरी गुड कॉम्पनसेशन। मैं बिग टेक्स देखती हूँ, दे हैव अ वेरी गुड कॉम्पनसेशन। इंडस्ट्री में देखती हूँ, मल्टीनेशनल में देखती हूँ, दे हैव वेरी गुड कॉम्पनसेशन। लेकिन वो पेस यहाँ पर जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स होता गया, उस तरीके से हमारी यहाँ पे कॉम्पनसेशन नहीं है। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे करंट हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो मूव कर रहे हैं। पीपल आर, बाहर तो खैर जा ही रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन अब पीपल आर ऑल्सो मेकिंग मूव्स टू अदर, डिफरेंट इंडस्ट्री में लोग मूव कर रहे हैं, या अपने स्टार्टअप्स लोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस लिहाज से चल रहे हैं, दैट इज डेफिनेटली नॉट अ सस्टेनेबल ऑप्शन। यू हैव फैमिलीज, और जैसे सर ने कहा कि आप पेट्रोल की प्राइस ही देख लें, तो वो आपने सिर्फ एक बंदे ने अपना तो नहीं मैनेज करना, यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। और आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में तो यहाँ पे यू डोंट हैव रिटायरमेंट प्लान्स भी हमारे कोई नहीं होते कोई खास, सो यू जस्ट ऑन योर ओन। और यहाँ पे ना हमारी मेडिकल उस तरह से फ्री है, ना एजुकेशन हमारी फ्री है। सो हमने अपनी जो करंट है या जो फ्यूचर है वो हम लोगों ने अपनी ही इसी तरह से सेव करनी है। सो इट इज डेफिनेटली नॉट वेल कॉम्पनसेटेड एट ऑल। आई वुड रियली सजेस्ट जो भी लोग हैं हमारे डिसीजन मेकर्स, वो एटलीस्ट
एक ऐसा सस्टेनेबल मैकेनिज्म रखें जिसमें कि जहां उनके बाकी एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, लेट्स से पेट्रोल से उनके बाकी जो एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ गई, रेंट आपका बढ़ गया, इसी तरह से जो आपकी उसी स्केल से आपको अपनी फैकल्टी को भी अगर आप उनको रेज देना शुरू करें रादर देन 3% और 4%, सो दे माइट उनके लिए एक मोटिवेशन हो टू वर्क बेटर एंड टू स्टिक टू वन प्लेस और वहां पे दिल लगा के काम करें और वहीं पे एवेन्यूज ढूंढे अपने ग्रोथ के और अल्टीमेटली अपने इंस्टीट्यूशन के ग्रोथ के। डॉक्टर उमर, ये कैसे पॉसिबल रहेगा? क्योंकि उसमें इश्यूज ये आ रहे हैं कि आप देखें बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, आईएमएफ के प्रेशर्स हैं। तो जहां प्रॉफिट मार्जिन्स हमारे लिए रिड्यूस हो रहे हैं एज फैकल्टी मेंबर्स और हम कंपनसेशन मजीद डिमांड कर रहे हैं या होनी चाहिए, जिसकी तरफ डॉक्टर मेरीन साहिबा इशारा कर रही हैं, तो यूनिवर्सिटी के या हायर एजुकेशन के अपने प्रॉफिट मार्जिन्स भी तो रिड्यूस हो रहे हैं। आपका तो कनेक्शन अपर मैनेजमेंट से रहेगा क्योंकि आप ऑरिक को भी देख रहे हैं और चेयरमैन भी हैं। तो इस चीज को कैसे एड्रेस करते हैं? देखें, मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नहीं हो सकेगा। मतलब मैं मायूस नहीं करना चाहता लोगों को, लेकिन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट विल नॉट हैपन। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी तनख्वाह कम्पेटिटिव हो जाए अनलेस के बाकी इंडस्ट्री या बाकी लोग इतने जो है वो पिट जाएं। द ओनली इंडस्ट्री लेफ्ट इज यूनिवर्सिटीज, और उसमें लोग जो है वो डबल फीस पे जो है वो अपने बच्चे भेजने लगे। देखिए, यूनिवर्सिटी मैंने इकरा में भी रहा, इकरा यूनिवर्सिटी, फिर अबासीन में मैं फाउंडिंग मेंबर्स में से था एज ए कंसल्टेंट। फिर अब केस का रिवाइवल मैंने देखा है और फिर मैंने इसको शुरू किया। फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ केस के, मैं सैयद केस के। आपका अब मार्जिन बहुत थिन हो रहा है। ठीक है, मार्जिन थिन होने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी का भी मार्जिन अब बहुत थिन हो रहा है। आपके पास जो आपका ओपेक्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, वो इतना बढ़ जाएगा, बढ़ गया है कि जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनका मार्जिन अब बहुत थिन हो रहा है। अब अगर लेट्स से कि वो ऑपरेट कर रहे हैं एक मार्जिन पे, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे, या अगर चाहेंगे तो कितना 3-4% अपना मार्जिन गिरा के आप कंपनसेट कर जाएंगे। इससे ज्यादा कंपनसेट नहीं, वो भी अगर अच्छे होंगे और उनकी नीयतें बड़ी साफ हैं या माशाल्लाह वो बड़े वो ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन जो बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो तो रूथलेस हैं। मतलब मैं तो बहुत सी यूनिवर्सिटी को जानता हूँ, अंदर से जानता हूँ कि जो कभी भी अपना मार्जिन रिड्यूस नहीं करेंगे, फीस बढ़ा देंगे वो, अपना मार्जिन रिड्यूस नहीं करेंगे। और देखिए, दे हैव रिप्लेसमेंट। मैं जब 2011 में आया बहरिया में, मैंने पहली विजिटिंग की, तो मेरी विजिटिंग पे 1500 घंटा था। मैं देखता हूँ अभी भी वही है, बड़ी जगह पे 1800 या 2000 हो गया होगा। तो रिप्लेसमेंट मौजूद है ना, मतलब आप नहीं होंगे तो किसी और को ले आएंगे। दे आर नॉट कंसर्न विद क्वालिटी, दे आर कंसर्न कि अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जी कि एक उस्ताद हो सामने खड़ा हो और वो लेक्चर डिलीवर कर रहा हो, और वो बार बार आके, मतलब बहरिया वाले तो मैं तो छोड़ के चला गया, वो 3 दफा आके चेक करता था कि मैं हूँ क्लास में या नहीं। मैं कहता था यार कि क्वालिटी तो तुमने देखी नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, तुमने बस देखा है कि जी उसमें खैर डॉक्टर साहब नहीं था कि उमर साहब हैं या नहीं है। तो इस तरह का एक जो है ना, उसमें एक बड़ा इशू ये है कि हमारे पास एकेडमिक्स में एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मेडियोकर्स आ गए हैं। एकेडमिक्स जो है ना कभी मेडियोकर्स की फील्ड नहीं रही। अगर आप बाहर देखें, मैं LSE का हूँ, मैंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड में मैंने 1 साल गुजारा है, तो वहां आप देखें तो वहाँ जो बहुत ही टेजेंट किस्म के लोग होते थे ना, मतलब जो मेडियोकर नहीं होते थे, दे यूज टू बी एन एकेडमिक। ठीक है ना, और इस लिहाज से वो दिमाग खोलते थे। हमारे यहाँ क्या हुआ, बिकॉज एक इंडस्ट्री बन गई और फिर एक ब्लू कॉलर इंडस्ट्री बन गई है ये, जिसमें कि आप सुबह जाते हैं अंगूठा लगाते हैं और फिर शाम को आते हैं तो अंगूठा लगाते हैं, और आप आर्स के लिहाज से आपको पैसे मिलते हैं। तो ब्लू कॉलर इंडस्ट्री की ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई है एकेडमिक्स में, उस वजह से क्या हो गया कि नाउ देयर आर मेडियोकर्स हु आर मोर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स और मैनेजर्स हु आर जस्ट होल्डर यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ इंटेलेक्चुअल और आइडिया थिंकर, जिनको यूनिवर्सिटी का हेड होना चाहिए था। तो पहले तो ये हम गलती कर चुके हैं। लेट्स कंफेस के ये गलती हो गई है हमसे। अब जब ये गलती हो गई तो हम उसकी सजा भी भुगत रहे हैं कि अब जो है हमें उस तरह की क्वालिटी उस्ताद की भी नहीं मिल रही। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उनके साथ वही चलेगा जो उनसे कम होगा या उनका हुक्म मानेगा। और आपको पता है कि अगर इंडिपेंडेंट थिंकर है वो कभी भी जो है ना डिसीजन पर नहीं होता। ठीक है ना, उसको आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वो तो होगा नहीं। तो अब क्या होगा कि अब ये कभी भी नहीं होगा जो आपका सवाल है कि जी हम कंपनसेट, यूनिवर्सिटीज कंपनसेट करेंगी। ये मेरा ख्याल है कि ये एक क्या कहते हैं यूटोपिक वर्ल्ड है जिसको हम सोच के बैठे हुए हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेट्स कम आउट ऑफ दिस। और ये बबल बर्स्ट हो चुका है पाकिस्तान में, बहुत सारी इंडस्ट्री की तरह इसमें भी बर्स्ट हो चुका है। एंड वी हैव टू थिंक नाउ कि अपने लिए हम और क्या कर सकते हैं। देखें, इंडस्ट्री आपको 2 चीजें दे सकती है, या तो आपको पैसा ज्यादा दे देगी, ठीक है, और अगले 3 साल में वो पैसा कम हो जाएगा, या आपको वक्त दे देगी कि यार जाओ, हम तुम्हें नहीं छेड़ते, तुम क्लासें लो और तुम खुद कुछ करो।
सेकंड मॉडल मेरा ख्याल है ज्यादा सस्टेनेबल है। केस की सस्टेनेंस का जो ताल्लुक है वो सिर्फ सेकंड मॉडल से है। आप खुद भी जानते हैं कि हम कंपेटिटिव तनख्वाहें उतनी नहीं कर सके केस में, लेकिन हमने क्या किया है, मैंने अपने फैकल्टी में क्या किया है, मेरे नीचे तकरीबन 22-23 फैकल्टी मेंबर्स हैं। आई हैव नेवर आस्क्ड देम कि तुम कब आते हो कब नहीं आते। है मेरे पास नजर रखने का तरीका है। आई हैव नेवर गॉन टू देयर क्लासेस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज मेरा ख्याल है पर्सनली ये एक उस्ताद को आप जो है जज नहीं कर सकते इस तरह। लेकिन वी नो, ठीक है, वी वर्क एज ए टीम। मैंने उन्हें कहा हुआ है कि एवरी वन शुड ओपन अप देयर ओन बिजनेस। मुझे बताओ तुम्हें कहाँ काम करना है, ठीक है, कंसल्टेंसी ट्रेनिंग लाओ, ठीक है। अगर केसी प्लेटफॉर्म से आती है, आपको याद होगा एयरफोर्स वालों की ट्रेनिंग आई थी, तो मैं केसी प्लेटफॉर्म से लाया और उसको मैंने अपनी पूरी फैकल्टी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो जो आएगा 10-10 हज़ार रुपए घंटा, 5-5 हज़ार रुपए घंटा, जितना कमाना है कमाओ। तो ये गिविंग एटीट्यूड है, एक तो ये जरूरी है। दूसरा ये कि एज अ टीम आपको सर्वाइवल का जो एटीट्यूड है वो जरूरी है विद इन द फैकल्टी। मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। यूनिवर्सिटी को आप ये समझें कि जी वो अगर आपको मौका देती है, टाइम देती है कि आप खुद कुछ करें, तो नाउ इट इज योर रेस कि आप कहाँ तक जाते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहबा भी कह रही हैं, जब हम आए थे 2013 में तो कुछ और हालात थे, अब बहुत डिफरेंट हालात हैं और आगे और हालात कंपेटिटिव होते चले जाएंगे, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम मैच कर सके। देयर ऑलवेज बी दैट डेल्टा, और वो डेल्टा रहेगा और एकेडमिक से ज्यादा रहेगा। अब देखें हमारे पास तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, आपको खैर नहीं पता रिपी ज्यादा, कि इस दफा तो दाखिले भी कम हो रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं जी कि इतने प्राइस बढ़ गया कि अगली दफा सोचेंगे, एक साल जाया भी हो जाए बच्चे का खैर है। मतलब ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, जैसे फास्ट नस्ट हो गई, वहां तो फीसें पुल हो जाती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ छोटी यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, जहाँ के आपको दाखिलों का मसला आ जाता है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हैं। इस ग्राउंड रियलिटी में हमने सर्वाइव भी करना है, हमने आगे भी बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि द बेस्ट सोल्यूशन टू दैट इज यूनिवर्सिटी शुड रीथिंक। मुझे बुला लें अगर मैंने आप किसी को बड़े को समझाना है कि जी आप फैकल्टी को टाइम दें, ठीक है, आप उनको टाइम दें कि वो अपना खुद कुछ कर सकें और अपने लिए कुछ इंतजाम कर सकें। दैट इज द बेस्ट कंपनसेशन विच वी कैन ऑफर। वी विल नेवर बी एबल टू कम्पीट, यूनिवर्सिटीज विल नेवर बी एबल टू कम्पीट ऑन बेसिस ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स कि वो आपकी तनख्वाह बढ़ाते जाएं और कंपनसेट करते जाएं। इट विल नेवर हैपन। डॉक्टर उस्मान साहब, बिल्कुल जैसे डॉक्टर उमर साहब ने अपनी फैकल्टी में फैकल्टी को थोड़ा फ्री हैंड दिया है, हर जगह पे तो ऐसे नहीं होता है। आपको भी पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या है कि आप बाहर नहीं काम कर सकते। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी ब्रांड यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, उसके बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स पिछले कुछ अरसे में छोड़ के भी चले गए हैं। तो ये तो फिर ब्रेन ड्रेन जिसे हम कहते हैं, ये तो फिर फैकल्टी का भी स्टार्ट हो गया, यूनिवर्सिटी अपने एसेट्स लूज करने लग गए इस हवाले से। इसमें सर अली डॉक्टर उमर सही कह रहे हैं कि ये मीडियोक्रेसी है जो प्रिवेल कर रही है। लोग नॉर्मली ये करें कि पीएचडीज ना काफी ज्यादा एक ट्रेंड भी चला हुआ है। जॉब नहीं मिल रही, एमएस कर लेते हैं, जॉब नहीं मिल रही, पीएचडी कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं हो रहा तो चले टीचिंग में आ जाते हैं। तो मीडियोकर्स लोग आ गए काफी ज्यादा। मीडियोकर्स आओ टीचिंग में, बहुत से लोग अच्छे नहीं होते, रिसर्च में भी वो जाहिर है, वो तो आए पीएचडी करके। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से ऐसे लोग अ, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, सब में नहीं मगर काफी यूनिवर्सिटीज में ऐसे लोग ऊपर बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें हम लोगों की भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो हमारे कुछ कोलीग्स हैं जो अच्छे रिसर्चर्स हैं उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे टेक अप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। वो रिलक्टेंट है। आई नो वन ऑफ माई टीचर जो एडमिनिस्ट्रेशन रोल में नहीं आते थे, और वो ही वॉज वेरी गुड रिसर्चर, वेरी गुड टीचर, और वो अपने एक कंफर्ट जोन में रहते थे। मतलब आई कॉल इट अ कंफर्ट जोन, नहीं था कंफर्ट जोन इतना, लेकिन उनको चाहिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी आते ताकि वो क्वालिटी इंप्रूव हो। वो चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और जो है वो लोग जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है उसमें। हमारी स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम है। अगर आप बजट देखें तो बजट नहीं मिल रहा यूनिवर्सिटीज को ना। यूनिवर्सिटीज को ये कहा गया है कि अभी कुछ दिन पहले रहीम यार खान में ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, जो कि कुछ साल पहले ही बनी है, अभी आई गेस 2015 में, शायद कोई 7-8 साल हुए। शुरू में बहुत फंड्स दिए गए, अभी उन्हें कहा गया है कि फीसें जो है वो हमारे पास इकट्ठी नहीं हो रही, बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी। फीस इकट्ठी नहीं हो रही तो फैकल्टी को कहा फीस इकट्ठी आप लोग खुद एफर्ट्स करें, फीस इकट्ठी होगी तो तनख्वाहें देंगे, अदरवाइज नहीं है। हम सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है, बिकॉज बजट नहीं मिल रहा ना हमें। ठीक है, और किसके पास जाएंगे? अब गवर्नमेंट के पास तो केयर टेकर, तो स्टेट लेवल पे इशू है।
प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हैं जो लाइक फास्ट जो है वो डॉक्टर महरीन माइट एग्री और डिसएग्री, लेकिन फास्ट वाज वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटी जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करी थी। अदरवाइज बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, अनफॉर्चुनेटली वो कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटीज नहीं है। उनका जो बिजनेस मॉडल है सेम होता है कि आप मैक्सिमम किसी तरीके से जो है वो फैकल्टी का जूस निकाल लें और फीसें इकट्ठी कर लें, प्रॉफिट मार्जिन ले लें। जैसे डॉक्टर उमर ने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन वो कम नहीं करती। तो ओवरऑल यहाँ पे जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में, यूनिवर्सिटी के एंड से एक तो बिजनेस मॉडल को रिव्यू करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। पॉलिसी में फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। जैसे एप्पल है, वहां भी चीजें ग्रो करी हो। हमने डॉक्टर शोएब से मैंने पढ़ा, आई वाज द स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर शोएब इन मास्टर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो हम सर को देखते थे और सर सारी चीजें मैनेज करे होते थे। वो सर्विंग ब्रिगेडियर एट दैट टाइम, वो हमें यूनिफॉर्म में पढ़ाने आ रहे होते और वो केस एंड केयर भी चला रहे थे। उस टाइम G5 में थे दोनों। तो वो बहुत ज्यादा सी चीजें मैनेज करे होते थे। और अगर आप उनकी क्वालिटी देखें, जो वो टीचिंग की क्वालिटी थी, वो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में किसी भी टीचर में वो क्वालिटी नहीं देखी, वेरी टीचिंग क्वालिटी। वेरी और वो क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी अरसे से वो कर रहे थे, तो सर को हर चीज का पता होता था कि ये चीज यूजलेस है, ये चीज फला जगह यूजफुल है, इसकी ये एप्लीकेशन है। तो अगर उनसे 5 मिनट लोग बात कर लेते थे तो लोगों के, तो बहुत से लोगों के तो PhD के प्रपोजल्स जो है वो फाइनलाइज हो जाते थे सर की 5 से 10 मिनट की कंसल्टेशन से। मतलब ये काफी सक्सेस स्टोरीज भी है इसमें। तो ये यूनिवर्सिटी को भी ये चाहिए कि थोड़ा सा सपोर्ट करे, पॉलिसीज में थोड़ी अपने जरा रिविजिट करें, फ्लेक्सिबल हो। अदरवाइज ये बिजनेस मॉडल, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क ना, कि आप बस फीस इकट्ठी करते रहे, फीस पे आप रख रहे हैं। डॉक्टर उमर ने कहा, मतलब ये इशू है, मतलब ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में इशू नहीं, ये गवर्नमेंट में भी इशू है। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फंड्स नहीं दे रही, पिछली काफी गवर्नमेंट फंड्स नहीं दे रही, वो कह रही है कि फीस हाई कर दे। हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अपने दौर में इसलिए पढ़े होते थे क्योंकि प्राइवेट की फीस अफोर्डेबल नहीं थी हमारे लिए। अभी तो प्राइवेट के बराबर फीस गवर्नमेंट की हो गई है। और फिर गवर्नमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होता है, जो एक वहाँ पे जो जिस तरह से फैकल्टी का जो बिहेवियर है, उनका काम करने का तरीका है उनका, वो काफी ज्यादा वो डिफरेंट है। उनकी अपनी पेस है, वो बहुत स्लो है। मतलब वो अनफॉर्चुनेटली बहुत सी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जो पुराने लोग हैं, उनकी पेस जो है वो एक, और वो उसका एक वजह है क्योंकि वो एक गवर्नमेंट माइंडसेट से होते हैं। हम लोग तो सारे लोग जितने बैठे हुए चारों ही हम प्राइवेट सेक्टर में ही हैं, सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ, मगर वो है प्राइवेट ही। तो गवर्नमेंट का एक अपना माइंडसेट होता है, दे हैव देयर ओन पेस। उनके दिमाग में है कि हमने ये इस साल के बाद हम जो मर्जी कर लेंगे, हमने इतने अरसे से पहले प्रमोट नहीं होना, वैकेंसीज नहीं आनी, कंपटीशन में हम जाएंगे भी तो कुछ हासिल हसूल नहीं होगा, रिटायर होंगे उसके बाद हम जो है वो कुछ करें होंगे। तो ओवरऑल ये स्टेट लेवल पे भी इशू है और इंडिविजुअल्स पे भी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अनफॉर्चुनेटली वो एक कॉलेजेस हैं, वो यूनिवर्सिटीज आप उनको नहीं कह सकते। तो ये जो चार्टर अप्रूव होता है उसमें करना चाहिए कुछ गवर्नमेंट को, कि वो चार्टर जब करते हैं तो वो बहुत सी बातें लिख रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल इसको रिविजिट करने की जरूरत है, तो ओवरहॉलिंग की जरूरत है। ग्रेटफुल। अच्छा डॉक्टर मेरीन साहिबा, कंक्लूड करते हैं हम शो को। स्टार्ट हमने किया वर्कलोड से, तो हमें पता लगा वर्कलोड तो है, लेकिन फैकल्टी मेंबर्स खुद ही उसे मैनेज करने से भाग रहे हैं। जैसे डॉक्टर उस्मान ने कहा कि हमें मैनेजमेंट करनी चाहिए। डॉक्टर उमर ये कहते हैं कि कंपनसेशन तो भूल ही जाओ, नॉट एन इशू, अब नहीं होने वाली कंपनसेशन। आपने कहा बर्निंग इशू है। डॉक्टर उस्मान साहब कह रहे हैं कि मसला ये है कि जी फंड्स कम हो गए हैं। तो हाउ डू यू कंक्लूड, अब कंपनसेशन भी नहीं है, उधर वर्कलोड भी बढ़ रहा है, तो क्या आप देखती हैं, फ्यूचर क्या है? देखिए, मेरा जो वो है स्टांस कि अगर आप करंट टाइम्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, सर की बात बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर उमर की। मैं बड़े अरसे से वो देख रही हूँ, ये जो वर्केबल है, हम कहते हैं कि रेज करें, ये शायद उनके लिए वर्केबल नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी रीजंस है मैनेजमेंट की, कि एक बंदे की जब आप रेज करते हैं तो आपको फिर लाइफ टाइम के लिए रेज करनी पड़ती है और फिर बहुत सारी चीजों को रेज करना पड़ता है। सो अगर आपके लेट्स से 500 एम्प्लॉइज हैं तो आपने 500 का देखना पड़ता है। सो दे हैव देयर ओन इश्यूज। लेकिन सर ये बात है कि अगर एक बंदे ने अपनी लाइफ देखनी है यहाँ पर, अगर एक बंदा यहाँ पे अपनी लाइफ देख रहा है और वो
देख रहा है कि इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, प्रॉफिट मार्जिन यूनिवर्सिटीज का भी कम होता जा रहा है, ओवरऑल बिजनेसेस का भी कम होता जा रहा है, ओवरऑल वैसे मैं पर्सनली आई एम नॉट द वन हु डजंट हैव होप, लेकिन ओवरऑल मैं अगर जनरल सोसाइटी में बात करूं तो एक होपलेसनेस का एक एलिमेंट है. अ लॉट ऑफ पीपल आर लीविंग द कंट्री, ठीक है, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. हम लोगों को ये बात अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम यही काम किसी अच्छे सेटअप में, किसी एडवांस सेटअप में करते हैं तो वी आर कॉम्पनसेटेड वे बेटर. मॉनेटरी टर्म्स में नहीं बनते तो एटलीस्ट हमारे बच्चे दे आर गेटिंग गुड एजुकेशन, हमें हेल्थ केयर हमें अच्छी मिल रही है, हमें सिक्योरिटी मिल रही है, हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है. अगर हमें सैलरी इन दैट टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन नहीं भी मिल रही, और फिर हमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा मिल रही है. सो जब लोग इन चीज को प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हैं, सो लॉट ऑफ पीपल मेक अ फ्लाई. और बहुत से लोग जैसे सर भी कहे थे कि अब मीडियोकर के उसमें आ गया है, हालांकि एकेडमिक्स इज सपोज टू बी फॉर द इंटेलेक्चुअल्स, जो लोग सोचते हैं, क्रिटिकली सोचते हैं, चीजों को क्रिएट करते हैं, ये फील्ड उन लोगों के लिए. सो अल्टीमेटली ये एक जो है ना बाहर जाने का प्रोसेस, ये हमेशा से रहा है. आप देखें कायदे आजम ऑल्सो वेंट अब्रॉड, अल्लामा इकबाल ऑल्सो वेंट अब्रॉड, सैयद भी गए थे. बाहर जाना कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोगों का एकदम से चले जाना और फिर परमानेंट चले जाना, उसका ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है हमारे ऊपर. ठीक है, हमारे बहुत से, जैसे हमारी सारी फैकल्टी यहाँ पे फास्ट की ज्यादातर 90% बाहर की कहीं पढ़ी हुई है, किसी ने पीएचडी, किसी ने मास्टर्स कहीं ना किए गए. दे कम बैक, दे ब्रिंग इन देयर एक्सपीरियंसेस, ये हमारी पूरी चीज को अपलिफ्ट करते हैं, कनेक्शंस लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं, मेंटालिटी लेकर आते हैं, ग्रूमिंग लेकर आते हैं. सो दैट हेल्प्स. लेकिन हमारा अगर ये नहीं सस्टेन करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के, जो लोग जा सकेंगे, दे विल मेक देयर बेस्ट. अगर अपने लिए तो एटलीस्ट अपनी अगली जनरेशन के लोग जो है ना, दे विल गो फॉर बेटर health, better education, better quality of life. People will fly. दूसरा, जैसे सर डॉक्टर उमर कहते हैं कि लोग अपने टाइम को यूज करें, मैं कहती हूँ इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं है कि आप अपने टाइम को यूज करें और आप अपनी और चीज को क्रिएट करें. लेकिन आई थिंक नॉट एवरीबडी हैज द पेन टू डू इट. ना कोई इतने रिस्क टेकर होते हैं, ना शायद इतने लोग इस एनवायरमेंट को इतना कंड्यूसिव समझते हैं कि वो ये काम कर सकें. सो सम पीपल विल डेफिनेटली विल एंड सम पीपल आर. हमारे पास यहाँ पे रह के जो करने वाले लोग हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग वंडरफुल. मेरे पास बड़ी अच्छी स्टोरीज हैं. और लेकिन जो एवरेज बंदा है, जिसकी जो जा सकेगा, वो यहाँ पे इट्स, आई डोंट सी दैट कि हम यहाँ पर लॉन्ग टाइम में अच्छे ब्रेन्स को, जिनके पास बाहर की अपॉर्चुनिटी भी हो, हम उनको रिटेन कर सकें, अनफॉर्चुनेटली. Yes, this is really unfortunate. डॉक्टर उमर साहब, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स के हम तो अब अच्छे ब्रेन्स को रिटेन नहीं कर सकेंगे. सो वर्कलोड वर्सेस कंपनसेशन, व्हाट आर योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स? जी, मेरा कंक्लूजन इसमें इस तरह का होगा कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव पीपल सम होप. और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि होप खत्म होती जा रही है, तो मैं कंक्लूड सिर्फ 1 मिनट की स्टोरी से करूंगा, जो रियल स्टोरी है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नाजीज ने ब्रिटिशर्स को कैद कर लिया, तो एक कैंप था, कैंप टोसिनबर्ग का नाम था उसका, एक नाम नहीं याद आ रहा. उस कैंप में देयर वर अराउंड 300 सोल्जर्स हु वर देयर. उनमें से एक बंदा था जो रोजाना कहता था अपने लोगों को कि तुम फिक्र ना करो, हफ्ते बाद ये ब्रिटिश फोर्सेज आ रही हैं और नाजी रूल खत्म होने वाला है. तो वो देखता था कि हर बंदा जो है वो शेव करके यूनिफॉर्म पहनी है उसने, एंड ही जो सो ब्राइट एक्सरसाइज कर रहा है. तो जो कैंप का उसका इंचार्ज जर्मन नाजी, उसने एक दफा बुलाया उसको. उसने कहा कि तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास रेडियो है? उसने कहा कि मेरे पास रेडियो नहीं है. उसने क्या किया, उसने कैद कर लिया उस ब्रिटिश ऑफिसर को, और पूरे कैंप में जो 300 बंदों का था सर्च बढ़ाई और उसे रेडियो नहीं मिला. तो फिर उसने क्या किया कि उसने हाजिर कर लिया सबको. 300 बंदा खड़ा था, वो बंदा खड़ा था सामने. उसने कहा कि तुम बताओ कि तुमने रेडियो कहाँ छुपाया हुआ है? उसने कहा जी मैंने तो रेडियो नहीं छुपाया हुआ. तो तुम्हें कैसे पता है कि ब्रिटिश फोर्सेज आ रही हैं? तो उसने कहा कि बस मुझे पता है. तो उन्होंने जनाब कहा कि तुम करीब आओ और मुझे बताओ कि तुमने जो है ये क्या काम किया. तो उसने कान में जाके सिर्फ उसने ये कहा कि मेरे पास कोई रेडियो नहीं, कुछ नहीं है. आई एक्चुअली यूज टू गिव देम फॉल्स होप. मैं उन्हें सिर्फ झूठी होप देता था, जिससे कि ये लोग इतने जो है वो पिछले 1.5 साल से 2 साल से सस्टेन करते रहे.
उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको खड़ा करके एंड दे शॉट हिम डाउन, उसका मॉन्यूमेंट भी बना हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ जनाब, आयरॉनिकली कहा यह जाता है कि उससे 2 हफ्ते बाद वर्ल्ड वॉज ओवर और ब्रिटिशर्स केम एंड दे डिमोलिश दैट नाजी कैंप, और फिर उसका उन्होंने एक मुजस्मा भी बना दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपने इन दोनों तीनों चीज़ों को देखा, ये आपका जो टॉपिक है इस हवाले से, पहली बात तो ये है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि हम अपनी फैकल्टी को और हम अपने एकेडमिक्स को कितना होपफुल रखेंगे कि वो कुछ कर सकें, और उनमें कितनी मोटिवेशन पैदा करेंगे कि दे शुड बी एबल टू अचीव समथिंग इन नेक्स्ट 2 years or 3 years. So as leaders, as academics, we have to give them some vision. ठीक है, अब विजन वो क्या हो सकता है? मैंने अपने हाथ से 2 PhD करा चुका हूँ, और डॉक्टर इरम थी मेरी पहली PhD, अभी वो फॉरन जो है वो यूके चली गई है 3500 पाउंड पे, माशाल्लाह फ्लाइट में उसका हो गया बेस्ड ऑन माई PhD, मेरी रिकमेंडेशन, और ये इसकी पहली PhD है। तो एक सक्सेस स्टोरी है ना। तो कहने का मतलब ये है कि नाउ माई PhD स्टूडेंट्स आर वेरी होपफुल कि सर अगर आप हमसे PhD कर लेते हैं तो ये तो हमारा भी मुस्तकबिल ही हो सकता है। तो अब वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा पब्लिकेशन निकाल रहे हैं। होता है नहीं होता रहता बात है, लेकिन एक हमने होप पैदा कर दी। तो कंपनसेशन का इशू है जहां तक वर्कलोड का ताल्लुक है, इन सब चीजों को हम ऑपरेशनल डील करें तो जैसे हमने बहस कर ली, घंटा 1.5 के बड़े मसले हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर जाके देखें, बर्ड्स आई व्यू देखें, तो प्रॉब्लम जब छोटा नजर आता है और आप ऊपर से जाके देखते हैं, द ओनली थिंग विच इज देयर इज कि आपने अपने एकेडमिक्स को होप देनी है कि दे कैन प्रॉस्पर, दे कैन स्टिल डू वंडर्स एंड दे कैन स्टिल सस्टेन देमसेल्व्स। उसके लिए एज लीडर्स हमारा एक बहुत बड़ा बुनियादी ताल्लुक है कि हमें खुद तो पहले पता हो ना, हम तो आउटसाइड द बॉक्स निकलें। अगर आपका लीडर रिस्क टेकर नहीं है तो वो क्या अपनी टीम को लीड करेगा? ठीक है ना। तो द प्रॉब्लम वही आ जाती है बात कि इंडिविजुअली हमने कैपेसिटी पैदा करनी है कि वी नीड टू टेक रिस्क, वी नीड टू टेक रिस्क विद इंटरनेशनल कोलैबोरेटर्स। हमने बाहर देखना है, इनवर्ड नहीं देखना, और अपनी फैकल्टी को भी चांस देना है ग्रोथ का। तो जब आप ग्रो करेंगे खुद और अपने लोगों को साथ मिल के आप ग्रोथ कर्व पे डाल देंगे, तो कुदरत का ये असूल है, मैं इस्लाम का नहीं कह रहा, इस्लाम बहुत बाद में आता है, कुदरत का ये असूल है कि वो आपकी मदद करेगी एंड एवरीथिंग विल लाइन अप इटसेल्फ फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। तो मेरा इसमें थोड़ा सा, आई एम सॉरी, एक फिलोसफिकल जवाब भी हो गया फिलोसफी के हवाले से, लेकिन मैंने क्योंकि इसको आजमाया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इस तरह का काम हमें अब शुरू कर देना। अच्छा डॉक्टर उस्मान साहब, आप इसे कंक्लूड कीजिए और हमें बताएं कि फैकल्टी मेंबर्स किसका मुजस्मा लगाएंगे जो हमें फॉल्स ऑफ दे रहा है, और हम कहीं पे जाके उसकी पूजा किया करेंगे कि जी हमें फॉल्स ऑफ मिलता था तो हमें कुछ कंपनसेशन मिल गई। अच्छा, ये सरली पाकिस्तान में ना, ये इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये चीज पीरियोडिक है। ये जो होपलेसनेस है ना, ये कोई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। मेरे एक अंकल ही went to US on scholarship in 1965. उन्होंने MSc फिजिक्स की फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी। मैंने उनसे उनका मैंने इंटरव्यू किया। मैंने कहा मुझे बताएं कि आप ना, वो मेरे अब्बू की कजन है, तो मैंने कहा था आप मुझे बताएं कि आप उस टाइम पे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम 4 लोग थे MSc फिजिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी में, 4 क्लास फेलोज थे, और उन 4 में से तो पूरी क्लास में 3 लोग जो है वो पास हुए थे पहली अटेम्प्ट में MSc फिजिक्स में 1960s में, और फिर बाद में चारों ही बाहर चले गए। और उस टाइम वो कह रहे हैं कि इतनी होपलेस सिचुएशन में थे कि मैंने जाते हुए ये सोचा था कि मैं अब पाकिस्तान कभी वापस नहीं आऊंगा। ही वेंट टू USA, वो वहीं सेटल हो गए। उनकी अगली जनरेशन भी, उनके जो बेटे हैं वो ही इज प्रो VC इन सम यूनिवर्सिटी, तो वो वहीं सेटल हो गए। ये पीरियोडिक है। ये जब 2007-8 में लोड शेडिंग आई ना, तो उस टाइम हम बड़े परेशान होते थे। तो हमें लोगों ने बताया कि नहीं, ये भी कोई मसला अभी पहली दफा नहीं आया, ये पाकिस्तान में बहुत पहले मसला आया था, ये रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा ये रिजॉल्व हो गया है। इशू ये है कि हम लोग एक एनवायरनमेंट में, नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, होपलेसनेस इतनी ज्यादा है कि हम अपॉर्चुनिटीज की तरफ नहीं देख रहे। और अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि टीचर कभी इतना होपलेस नहीं हुआ था, क्योंकि PhD फैकल्टी नहीं थी पाकिस्तान में, इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं था, तो फैकल्टी बाहर मूव नहीं करती थी। बहुत से और लोग होते थे जो बहुत ज्यादा मूव हो रहे होते थे। PhD फैकल्टी
तो इतनी थी नहीं, 2000 के बाद से ज्यादा लोग आना शुरू हुए पीएचडी करके, और ज्यादा एक कल्चर पाकिस्तान में आया है। तो बहुत ज्यादा होपलेस है। अच्छा, अब हम अगर एक टीचर अगर होपलेस है तो वो और खुद डीमोटिवेटेड है और उसे ये है कि पता नहीं हालात सही होंगे कि नहीं होंगे, तो बहुत बड़ा डिजास्टर है। हम कैसे, अगर हम खुद होपलेस हैं, हम कैसे डीमोटिवेटेड हैं, तो हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को, जिन लोगों को हम इंस्पायर कर देते हैं, लाइक डॉक्टर शुएब की मैंने एग्जाम्पल कोट की, सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर शुएब से इंस्पायर हुए हैं। मतलब उनकी सक्सेस स्टोरी है, वो यूएस गए, वापस आए पाकिस्तान में ही है, एंड सो ऑन। उनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, वो बाहर से बहुत ज्यादा सी चीजें लेके आए। मतलब उन्होंने एक मॉडल दिया उस टाइम पे केयर, जब पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स। तो वो मोटिवेशन की जरूरत है। ब्रेन ड्रेन होने से बहुत ज्यादा लॉस होता है। इंडिविजुअल सक्सेस कर जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां पे जाके वो उनकी फैमिलीज ग्रो कर लेंगी, लेकिन ओवरऑल एज ए नेशन विल फेल। तो हमें जरूरत है सेल्फ मोटिवेशन की। टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा कि वो एक्सप्लोर करें और एवेन्यूज। डॉक्टर उमर कर रहे हैं, इस तरह बहुत से लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, डॉक्टर महरीन कर रही हैं, इनके कोलीग्स भी कर रहे होंगे। तो जो लोग कर रहे हैं उनको इनकरेज करें। यूनिवर्सिटीज आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगी कि ये जरूरत है। लेकिन नॉर्मली होता है पाकिस्तान में, जब पानी सर से गुजर जाता है तो हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो अब वो शायद गुजर गया है और हम अभी उस फेज में हैं। तो हमें जरूरत है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें और होपफुल रहेंगे तो ही ओवरऑल नेशन जो है वो होपफुल होगी, अदरवाइज बहुत डिजास्टर्स सिचुएशन। जी अली, आप ऑफलाइन हो गए। अली पीरजादा, आर यू विद सर अस? आपका माइक सर म्यूट है, माइक म्यूट। सर आवाज आ गई सर अभी? हाँ भाई। ओके, ग्रेटफुल ग्रेटफुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उस्मान साहब, आपने काफी मुझे डीमोटिवेट किया कि क्या काम अब हो सकता है और क्या काम नहीं हो सकता। तो अभी कंक्लूजन ये है शो का कि कॉम्पनसेशंस आर वेरी डिफिकल्ट ऑन पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। प्रॉफिट मार्जिन्स, जैसे डॉक्टर उमर ने कहा कि उनके पास इतनी रेंज नहीं है और वो रिड्यूस भी नहीं करेंगे। ब्रेन ड्रेन हम देख रहे हैं कि ब्रेन ड्रेन अब होना शुरू हो गया है। डॉक्टर उस्मान साहब कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन को हम रोक भी नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन सक्सेस स्टोरीज हैं डॉक्टर शुएब की हमारे सामने है कि वो हमारे पास वापस आए हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान को सर्व करें। डॉक्टर मेरीन साहिबा का कहना ये है कि एकेडमिया के साथ लिंकेज बहुत ज़रूरी है, वो खुद भी ये कर रही हैं, डॉक्टर उमर भी ये कर रहे हैं, और हमें मल्टीपल एवेन्यूज तलाश करने पड़ेंगे एज फैकल्टी मेंबर्स जो इस चीज़ को आगे जाके हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं। इस कमेंट्स के ऊपर शो का अख्ताम करते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीक, थैंक यू वेरी मच।